अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आप सेम वही मेथड आपने रिपीट करना है, लेकिन अब दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, x+3 और x-2। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए आपने ये जो दो अननोन वैल्यूज l और m दी हुई हैं ये फाइंड आउट करके दिखानी है। तो बेटा प्रोसीजर सारा वही है सिंथेटिक डिवीजन का, लेकिन अब दोनों फैक्टर्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। पहले x+3 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद x-2 के लिए करेंगे सॉल्व। तो बेटा सबसे पहले फॉर x+3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई है -3। इस -3 वैल्यू के लिए आप कोफिशिएंट्स को, जैसे आपने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड सीखा है प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में, सेम वैसे ही आप यूज करते हुए इसको डिवाइड करेंगे और फिर वहां से क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे ये देखें, ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स लिखे हुए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट 2l और कांस्टेंट वाली लास्ट टर्म x⁻0 का कोफिशिएंट m लिखा हुआ है। अब हमने -3 से प्रोसीजर स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म वैसे ही नीचे आ गई, 1 -3 से मल्टीप्लाई होकर इधर लिख दिया -3 4 के नीचे। 4 -3 जब आपस में सॉल्व किए तो 1 आंसर आता है। ये 1 दोबारा से -3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे। उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो 2l -3 इधर आ गया। अब ये 2l -3 फिर से -3 से मल्टीप्लाई होके m के नीचे लिख दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, m-3 इंटू 2l -3। अब देखना ये है रिमाइंडर क्या है और क्वोशंट क्या है। जैसे कि बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, हमेशा लास्ट टर्म आपकी रिमाइंडर की होती है और उससे प्रीवियस सारी टर्म्स मिलके आपका क्वोशंट बनाती हैं। और वो टर्म्स क्या होती हैं, क्वोशंट में पड़े हुए वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, m-3 टाइम्स 2l -3, जबकि क्वोशंट देखें ये लास्ट टर्म है, ये उससे पिछली टर्म, ये उससे पिछली टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होती है, x⁻0 का कोफिशिएंट, उससे पिछली टर्म x का कोफिशिएंट, उससे प्रीवियस टर्म x² का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट्स 1 है तो वो हमने लिख दिए, ये हमारा क्वोशंट आ गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था या क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखें बुक पे लिखा हुआ है, कोई टर्म देके कहा है दैट इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका एक ही मतलब है, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट या सोल्यूशन का क्या मीनिंग है। ये सारी की सारी चीजें एक ही टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो बेटे आपने क्या करना है कि x+3 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, इस वजह से हमने क्या किया था, अपने रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही प्रोसीजर किया था। तो अब रिमाइंडर जो आंसर आपने निकाला वो 0 के इक्वल लिखा, ये 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब ये इक्वेशन कैसी है, इस इक्वेशन में x वेरिएबल नहीं मौजूद, बल्कि m और l कोई दो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे ये तो एक इक्वेशन आई, लेकिन अभी m और l की वैल्यूज नहीं आई। अब आपने सेम यही सारा प्रोसीजर x-2 के लिए करना है, सेम यही सारा प्रोसीजर ऐसे ही। जब 0 के इक्वल लिखेंगे x की वैल्यू 2 आएगी, वो 2 वैल्यू से आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, फॉर x-2 आप इसको सॉल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यू 2 आ गई। अगेन आपने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे और अब 2 से हमने डिवाइड करना है। 1 एज इट इज आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिख दिया, 4 + 2 6 आ गया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखा 12 आ गया। इन दोनों को सम अप किया, इस टर्म को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके m के नीचे लिखा और उनको ऐड करके लिख दिया। अब ये टर्म पूरी की पूरी आपका रिमाइंडर है और प्रीवियस आपका क्वोशंट बन गया। क्वोशंट के कोफिशिएंट्स लिखे हुए थे, उससे आपने क्वोशंट बना लिया। अब फिर से जैसे x+3 कहा था कि गिवन है आपको, ये फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, इसीलिए हमने रिमाइंडर 0 के इक्वल लिख लिया। सेम अब यहाँ पर भी हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपने रिमाइंडर की वैल्यू को 0 के इक्वल लिखा जो भी आपने निकाली है, और वहां से मल्टीप्लिकेशन के बाद एक और इक्वेशन 1 की तरह ही एक और इक्वेशन 2 भी जनरेट हो गई। ये इक्वेशन कैसी है, इसमें भी x वेरिएबल नहीं है बल्कि दो कांस्टेंट्स, दो अननोन कांस्टेंट्स, कौन कौन से, m और l आपके पास आ गए। आपने अब इक्वेशन 1, अब आपके सवाल का सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसीजर हो गया खत्म।
अब क्या प्रोसीजर रह गया, अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को पिक करना है, उन दोनों को आपस में सॉल्व करके m और l की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का इतना ही काम था। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने पहले x+3 वाला फैक्टर उठाया, वहां से x की वैल्यू -3 के लिए सिंथेटिक डिवीजन की, सिंथेटिक डिवीजन करके रिमाइंडर से एक इक्वेशन आ गई। फिर आपने दूसरा फैक्टर उठाया, सेम वही प्रोसीजर रिपीट किया, वहां से एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सिंथेटिक डिवीजन को हम छोड़ देंगे, हम अपनी दोनों इक्वेशंस जो आई हैं उनको लिख के आपस में सॉल्व करके जो चीज उसने आपसे मांगी है, मतलब m और l की वैल्यूज, वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस थी जो आपके पास दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करने से रिमाइंडर की वजह से आई थी। हमने अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, आप दोनों इक्वेशंस को लिखें, एक इक्वेशन के साइन रिवर्स करें, क्योंकि हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कैंसलेशन किन किन टर्म्स की होती है। कैंसिल आउट करके जो आंसर बचेगा वो आपको किसी एक अननोन कांस्टेंट की वैल्यू देगा। देखिए बेटा, अब ये m वाली टर्म्स के ऑपोजिट साइंस थे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग दोनों सम अप होके -10l और 9 - 24 का आंसर -15 आ गया। अब 15 को अगर आप इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, -10 भी इधर लाके डिवाइड कर दें। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3/2 आपका आंसर आ गया, किसका, l का। एक आंसर तो अननोन वैल्यू का आ गया। अब आप क्या करें, ये l की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर दें, वहां से m का आंसर भी आ जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये देखें, यहाँ l जहां लिखा हुआ है इस पे, इसकी जगह पर -3/2 रिप्लेस कर दें, तो m -6 टाइम्स -3/2 + 9, तो 2 और 6 को आपस में सॉल्व करें, 3 आंसर आ जाएगा। वो -3 अंदर पड़े हुए -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +9 आ जाएगा। दोनों 9 एड अप होके आपको 18 आंसर देंगे, तो m की वैल्यू -18 आ गई। आपके क्वेश्चन में जो चीज उसने आपसे डिमांड की थी वो यही थी, आपने m और l की वैल्यूज फाइंड आउट करके देनी थी। तो बेटा आपने वो दोनों फाइंड आउट कर ली हैं, लेकिन आपको किस चीज की हेल्प लेनी थी, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेनी थी। तो बहुत इजी प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ऐसे ही आपने बारी बारी दोनों फैक्टर्स के लिए सिंथेटिक डिवीजन करके वहां से दो इक्वेशंस जनरेट करनी है, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो बेटा अननोन जो उसने आपसे पूछी हुई है टर्म्स, उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, उनके आंसर्स आ जाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अगर अपनी बुक्स पर देखें तो वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सोल्यूशन फाइंड आउट करने किसी भी इक्वेशन के आप लोगों ने चैप्टर 1 में सीखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में, और सोल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड आपने देखे। वो तीनों मेथड तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए थे। अब है पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 पावर। अब यहाँ पर देखें तो अब आप वो तीनों मेथड्स का सहारा नहीं ले सकते, तो यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प लेनी है। बेटा एक चीज सिंथेटिक डिवीजन के मुतालिक आप लोगों को और बता दूं, जब भी किसी भी क्लास में आप चले जाएं, आगे कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, खैर मेडिकल वालों के सामने तो ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एफएससी में मैथ्स रखता है और फिर आगे भी कंटिन्यू करता है, तो बेटा हमेशा एक बात याद रखनी है आपने कि अगर हाईएस्ट पावर्स वाली इक्वेशन आ जाए आपके पास, कोई भी पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, 4 या 5 आ जाए, तो उसकी पावर्स रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमेशा सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपकी इक्वेशन की पावर को रिड्यूस करके आपको देती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपका गिवन पॉलिनोमियल पावर 3 से स्टार्ट हो रहा था, तो आप जब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन पावर 2 की होगी, मतलब एक पावर रिड्यूस हो गई। जैसे अगर पावर 4 का क्वेश्चन हो तो आप एक दफा सिंथेटिक डिवीजन करें, पावर 3 आ जाएगी, दूसरी दफा फिर करें, फिर स्क्वायर आ जाएगी। जैसे ही स्क्वायर आ जाएगी पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप फैक्टराइजेशन करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें, फिर आपको तीनों के तीनों मेथड आते हैं जो आपने चैप्टर 1 में सीखे। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन हमेशा याद रखिएगा आपकी इक्वेशन को रिड्यूस, उसकी पावर्स करने में हेल्प करती है। इसीलिए हम जो रिडक्शन के बाद एक इक्वेशन आती है उसको डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो बेटे डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, जो सिंथेटिक डिवीजन के बाद आती है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ पावर।
ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना है, मतलब पावर डिप्रेस हो जाती है एक। तो अब ये देखें, उसने आपको क्वेश्चन में कहा है कि 3 इज द रूट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा था 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, बात एक ही है, आपने उसी डिजिट से डिवीजन की थी। अब हमने फिर से पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे, 3 से डिवीजन करते हैं, 2 एज इट इज आ गया, 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखा, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इस आंसर को फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। वही सेम प्रोसीजर है, नीचे वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर के नीचे आते जाएंगे और वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। अब यहाँ देखें, बड़ा ही खूबसूरत सा आंसर आ जाना है आपका। क्या होना है, लास्ट टर्म -6 बनेगी, वो दोनों आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो रिमाइंडर 0 हो जाना है यहाँ पे आपका। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो बाकी की कोफिशिएंट्स ने मिलके कोशेंट बना दिया, मतलब 2x² + 3x - 2। ये जो कोशेंट है, ये वो इक्वेशन है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, रिड्यूस होके एक पावर आ गई आपके पास। अब ये देखें, गिवन पॉलिनोमियल की पावर क्या थी, x³ से स्टार्ट हो रही थी, जबकि अब आपकी पास जो इक्वेशन आई आफ्टर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, उसकी पावर 2 है। तो इसीलिए हम इसको एक और नाम भी कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x² + 3x - 2। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं जो आपने यूनिट 1 में सीखे हैं। तीनों में से जो आपका दिल चाहे वो यहाँ यूज करें और x के आंसर्स निकाल लें, वही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर फैक्टराइजेशन की है, 3x को 2 नंबर्स में ब्रेक किया, 4x में और -x में। पहले 2 में से 2x कॉमन लिया, नेक्स्ट में से 1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया। तो बेटा ये 2 फैक्टर आए, दोनों फैक्टर्स को जब 0 को इक्वल लिखा तो एक x का आंसर 1/2 और दूसरा x का आंसर -2। अब बेटा सवाल के एंड में हमेशा रिजल्ट लाजमी लिखते हैं, कंक्लूजन लाजमी लिखते हैं। अब आपसे बेसिकली उसने पूछा क्या था, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब सोल्यूशन क्या होते हैं, x के आंसर्स, जैसे कि आप लोग चैप्टर 1 में सोल्यूशन सेट बना के लिख देते थे। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, सोल्यूशन लिखते हुए सिर्फ ये 2 आंसर्स लिख देते हैं। ये 2 आंसर्स नहीं है, ये भी सोल्यूशन है बेचारा सा, ये मासूम सा नंबर कौन सा, 3 जिससे आप डिवीजन कर रहे थे। क्यों ये सोल्यूशन है, ये रूट है बेटा, ये किसी पॉलिनोमियल का 0 है, उसका रूट है, उसका सोल्यूशन है। तो ये क्यों हमने निकाल देना सोल्यूशन के अंदर से, वो गिवन क्यों था, ताकि हम अपने क्वेश्चन का प्रोसीजर कर सके। प्रोसीजर हमने इस एक सोल्यूशन को लेकर किया और बाकी के रूट्स या सोल्यूशंस फाइंड आउट किए। तो जब फाइनल आंसर लिखना है ना, फाइनल रिजल्ट लिखना है कि सोल्यूशंस ऑफ द या रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, 3 लिखने। कौन से 3, 1/2, -2 एंड 3, तीनों लिखने हैं। क्यों तीनों लिखने हैं, इसकी एक वजह और भी है। और बेटे वो एक रीजन और क्या है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन की पावर, हाईएस्ट पावर जितनी होगी रूट्स भी उतने ही आने चाहिए। अब देखें यहां पर आपकी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो रूट्स भी 3 ही होने चाहिए, मतलब सोल्यूशन भी 3 ही आने चाहिए। एक सोल्यूशन उसने दे दिया था, 2 आपने खुद कैलकुलेट किए। ठीक है बेटे, तो तीनों के तीनों रूट्स आपने नीचे सेंटेंस लाजमी लिखना है। क्या सेंटेंस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सोल्यूशन ऑफ द या रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, 1/2 कॉमा लगाएं, -2 फिर कॉमा और 3, तीनों लिखें। ठीक है बेटा, या जैसे आप यूनिट 1 में सोल्यूशन सेट लिखते थे वो भी अगर लिख देंगे तो वो मेथड भी ठीक है, दोनों मेथड्स ही ठीक हैं। बस ये की पॉइंट्स हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे एफएससी में बहुत काम आएंगे अगर आप मैथ कंटिन्यू करते हैं, कि आपकी पावर इक्वेशन की हाईएस्ट जो भी होती है रूट्स भी उतने ही आते हैं। 4 पावर है हाईएस्ट अगर इक्वेशन की तो 4 ही रूट्स आएंगे। जैसे यूनिट 1 में आपने देखा हाईएस्ट पावर हर इक्वेशन की 2 थी, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, तो रूट्स भी हर बार 2 ही आ रहे थे। ठीक है बेटे, ये की पॉइंट है, ये जहन में रखना है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 3 सेम इसी प्रोसीजर से आप लोगों ने करना है। स्टूडेंट्स अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुक पे, वो आपसे अगेन इक्वेशन का सोल्यूशन मांग रहा है, लेकिन अब फिर से 2 रूट्स दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही था, लेकिन वहां पर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मांगा गया था। वहां पर क्या कहा था कि एल और एम कोई अननोन कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखाएं
और साथ ही वहां पर क्या थी, पावर हाईएस्ट कितनी थी इक्वेशन की, 3। यहां पर अब क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मैं कंपैरिजन करके इसलिए बताने लगी हूं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बारी बारी दोनों नंबर्स के लिए डिवीजन करके दो इक्वेशंस बनाई थी और उनको आपस में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में ये काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पहले सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिखे, 3 से डिवीजन की, 3 से डिवीजन करके जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आई, रिमाइंडर तो 0 हो गया, जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रही है, डिप्रेस्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं आपको, उन्हीं की आपने फिर से डिवीजन करनी है, किससे, दूसरे रूट से, -4 से। जब आप उसकी डिवीजन करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन आएगी विद पावर 2। अभी इक्वेशन विद पावर 3 आ रही है। कैसी इक्वेशन अभी आ रही है, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। मतलब अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है कि आप सोल्यूशन आराम से निकाल लें। इसको हम मजीद डिप्रेस करने के लिए, मजीद डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने के लिए इसी की दोबारा से डिवीजन कर देंगे -4 से। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इसको मिक्सअप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने दोबारा से इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख के दूसरे रूट से डिवाइड किया था, वहां से एक और इक्वेशन बनाई थी। क्यों किया था वहां पर ऐसा, क्योंकि वहां पर आपके पास डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, बस आपने उन दोनों को सॉल्व किया था और आराम से एल और एम की वैल्यूज निकालनी थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने फिर से उसी डिप्रेस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की डिवीजन -4 से भी कर दी। 1 एज इट इज आ गया, -4 1 से मल्टीप्लाई होकर -4 5 के नीचे लिखा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आंसर आ गया। 1 फिर से -4 से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, -2 आया। ये -2 फिर से -4 से मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखा 8, तो 8 -8 से कैंसिल आउट होके 0 आ गया। तो अब यहां भी रिमाइंडर 0 हो गया था, यहां भी रिमाइंडर 0 हो गया। अब देखें आपके पास कैसी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रही है, जिसके कोफिशिएंट्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस x -2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आप 0 के इक्वल लिखेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करें, वहां से आपके पास x के 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स उसने आपको दे दिए हैं, 2 आप यहां से बाय फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो 4 रूट्स आपके पास टोटल हो जाएंगे। 4 ही आने भी चाहिए थे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन या पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, 4 ही रूट्स होने चाहिए थे। ठीक है बेटा, तो आप चारों के चारों एंड में रिजल्ट के तौर पे लिख देंगे कि ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल के 4 रूट्स हैं। तो बेटा यहां से आगे जो है ना, वो सोल्यूशन मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, आप लोगों ने खुद करना है। क्या इक्वेशन लिखनी है, x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करें, x के 2 आंसर आएंगे, वो 2 आंसर और ये गिवन 2 आंसर ही आपकी गिवन पॉलिनोमियल के 4 रूट्स हैं, और यही आपको फाइंड आउट करने थे। तो बेटा इसका पार्ट 1 भी एग्जैक्टली ऐसे ही है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन समझ आ गई है तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं है।